Okay, 8th class, open your book at chapter 1. The chapter 1 is crop production and management. ये चैप्टर बायोलॉजी से रिलेट करता है और इस चैप्टर में आप फसलों के बारे में जानकारी लेंगे। फसलें कैसे उगाई जाती हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, कौन से फसल किस सीज़न में उगाई जाती है और उसका रखरखाव किस तरीके से किया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं और भारत एक कृषि प्रधान देश है। यानी हमारे देश की सबसे जो मुख्य मेन लोगों का जो बिज़नेस है वो है एग्रीकल्चर, खेती का। और चूँकि हम सब जानते हैं अच्छे तरीके से कि हमें जितने भी हम जीव जगत में हैं, हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यू नो दैट ऑल लिविंग थिंग नीड फूड। आप सब जानते हैं कि जितने भी सजीव वस्तु होते हैं उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट्स कैन मेक फूड ऑन देयर ओन। प्लांट्स, आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि प्लांट्स चूँकि ऑटोट्रॉपिक होते हैं तो वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक फूड ऑन देयर ओन। एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, आप सब जानते हैं, ये हेटरोट्रॉपर्स होते हैं, यानी कि परपोषी होते हैं, जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। दे गेट देयर फूड फ्रॉम ए प्लांट। ये सब अपना भोजन तब कहाँ से अवशोषित करते हैं? प्लांट से। इन्हें प्लांट से भोजन अपना ऑब्टेन करते हैं। सिंस वी ऑल नीड फूड, चूँकि हम सबको जब भोजन की ज़रूरत है, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल? We can provide food to a large number of people by producing it on a large scale. अब चूँकि हम जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सब अपना भोजन तो खुद बना नहीं सकते हैं, पेड़ पौधों पर डिपेंड करते हैं, तो हम इतने सारे लोगों को भोजन कहाँ से देंगे? इसका एक ही रास्ता होता है कि हम इतने बड़े पैमाने पर खेती एक लार्ज स्केल में करें। नेक्स्ट लाइन इज़, in order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution of food is necessary. अब इतने लार्ज पॉपुलेशन को भोजन लगातार कंटिन्यू देने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है? रेगुलर प्रोडक्शन की, यानी कि खेती जो कि रेगुलर करती रही जाए बड़े पैमाने पर, और उसके प्रॉपर मैनेजमेंट की तथा उसके प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत होती है। तभी हम इतने लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स के सामने फूड को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। टिल 10,000 BC मैन वॉज अ नोमेड। नोमेड मीन्स बंजारे। वेंडरिंग इन ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। 10,000 BC पहले आप सब जानते हैं कि मैन जो थे नोमेड थे, यानी कि वो बंजारे थे, इधर उधर घूमते थे। वह अपने भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते थे और वो अपने आश्रय के लिए भी इधर उधर घूमते रहते थे। ऑर्गेनाइज्ड हंटिंग ऑफ एनिमल प्रोवाइडेड हिम विद मीट फॉर फूड। अब वो क्या करते थे? चूँकि वो नोमेड थे, अपने भोजन और आश्रय के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, तो भोजन प्राप्त करने के लिए वो जानवरों को मारकर उनका मीट खाते थे, वो भी कच्चा। बट ही स्टिल कलेक्टेड ग्रेन फ्रॉम द वाइल्ड। लेकिन वह ग्रेन्स भी कलेक्ट करते रहते थे। Later he discovered that he could cultivate land and produce rice and wheat at one place. तब उन्होंने पाया, चूँकि वो अभी आपने पढ़ा कि वो ग्रेन भी कलेक्ट करते थे। जैसे मान लीजिए कहीं किसी फल का बीज मिल गया उन्हें या किसी अनाज का बीज मिल गया,
उन्होंने उसे फेंका एक जगह पे और कुछ समय के बाद उसका पौधा निकल आया, ऑफस्प्रिंग निकला। धीरे धीरे उसमें से भी उन्हें अनाज मिला या फल सब्जियां मिली। फिर उन्होंने धीरे धीरे ये समझ लिया कि हम इसे एक जगह पर, एक बड़े से जगह पर एक साथ इसकी खेती भी कर सकते हैं, उगा भी सकते हैं। Thus was born agriculture, और उन्होंने खेती को जन्म दिया। The Latin word ager means field and culture means cultivate। ये एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है एक जगह पर खेती करना। इट चेंज्ड मैन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर देखते हैं। कल हमने बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ा था, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसमें हमने जाना कि क्रॉप क्या होता है। एक ही तरह के प्लांट्स को एक बड़े फील्ड में बड़े पैमाने पर उगाने की प्रक्रिया क्रॉपिंग कहलाती है। आपने इस चैप्टर में अब तक पढ़ा कि कैसे पहले के आदि मानव जो थे उन्हें खेती नहीं करनी आती थी, उन्हें फसल उगाने नहीं आते थे, जिसकी वजह से वो फ्लैश खाते थे या फिर अनाज या सब्जी वगैरह कच्चा ही खाते थे। मोस्टली वो फ्लैश खाते थे। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि हम खेती भी कर सकते हैं और उन्होंने एक फील्ड में पौधों को उगाना शुरू किया। आगे हम पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न यानी खेती करने का पैटर्न, तरीका। India is a big country. Its climatic conditions like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. इंडिया चूँकि बहुत एक बड़ी कंट्री है, इसके क्लाइमेटिक कंडीशंस जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सब एक दूसरे जगह पे भिन्न भिन्न है। यानी कहीं पे बहुत गर्मी होती है तो कहीं नॉर्मल मौसम होता है, एक ही समय में कहीं बारिश हो रही होती है तो कहीं सूखा होता है। इस तरीके से इसके क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग हैं हर जगह पे। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट रीजन। इसी का एक कारण है जिसके कारण अलग अलग जगह पर भारत में, एक ही देश में अलग अलग जगहों पर एक से ज़्यादा तरह की खेती हो पाती है। Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified in our country. अब इस बहुत बड़े डाइवर्सिटी को देखते हुए क्रॉपिंग पैटर्न को दो भागों में हमारे देश में बांटा गया है। द फर्स्ट इज खरीफ फसल एंड द रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या होता है? खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो जून से सितंबर तक जिनकी खेती की जाती है। यानी एक ऐसा फसल जिसे जून से लेकर सितंबर के लास्ट तक जिसकी खेती की जाती है, जून से उगाना शुरू किया जाता है और सितंबर तक इसकी खेती चलती है। सितंबर के लास्ट अक्टूबर तक इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, वो खरीफ क्रॉप्स कहलाता है। इसमें मक्के की खेती, धान की खेती इत्यादि आती हैं। और रबी क्रॉप्स एक और क्वालिटी है खरीफ क्रॉप्स की, वो ये है कि खरीफ क्रॉप्स जून से सितंबर तक ही उगाया जाता है, क्योंकि इन क्रॉप्स को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जल की बहुत भारी मात्रा में इनको ज़रूरत पड़ती है। जैसे मेज़ यानी कि मक्का, धान, इन सब की खेती के लिए पानी बहुत बड़े अमाउंट में चाहिए होता है, जो कि चूँकि उस समय जून से सितंबर तक इंडिया में रेनी सीज़न होता है कुछ जगह पर, तो मोस्टली जगहों पर रेनी सीज़न ही होता है, तो उस समय खरीफ क्रॉप्स की खेती की जाती है। और सेकंड होता है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनकी खेती
अक्टूबर से लेके मार्च तक की जाती है, यानी कि अक्टूबर नवंबर से जब खरीफ की क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग हो जाती है, उसके बाद रबी के क्रॉप्स की उगाई शुरू होती है। जैसे गेहूं की खेती, सरसों की खेती, दलहन की खेती, तिलहन की खेती, ये सब रबी क्रॉप्स में ही आता है। रबी क्रॉप्स की खेती जो होती है वो विंटर सीजन में किया जाता है, क्योंकि इन फसलों को जल की भारी मात्रा की ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मल वाटर अमाउंट में भी वो अच्छे से ग्रोथ कर जाते हैं। ठीक है, आपको पता चल गया खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स में अंतर। खरीफ क्रॉप्स जून से सितंबर तक टाइमिंग होता है, रबी क्रॉप्स का अक्टूबर से मार्च तक का टाइमिंग होता है। खरीफ क्रॉप्स में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और खरीफ क्रॉप्स में, रबी क्रॉप्स में उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। खरीफ क्रॉप्स के एग्जांपल्स पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा हैं। और रबी क्रॉप्स के क्या क्या हैं? वीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड एंड लिनसीड है। एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या होता है? खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो जून से सितंबर तक जिनकी खेती की जाती है, यानी एक ऐसा फसल जिसे जून से लेकर सितंबर के लास्ट तक जिसकी खेती की जाती है। जून से उगाना शुरू किया जाता है और सितंबर तक इसकी खेती चलती है। सितंबर के लास्ट अक्टूबर तक इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, वो खरीफ क्रॉप्स कहलाता है। इसमें मक्के की खेती, धान की खेती इत्यादि आती हैं। और रबी क्रॉप्स, एक और क्वालिटी है खरीफ क्रॉप्स की, वो ये है कि खरीफ क्रॉप्स जून से सितंबर तक ही उगाया जाता है, क्योंकि इन क्रॉप्स को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जल की बहुत भारी मात्रा में इनको ज़रूरत पड़ती है। जैसे मेज़ यानी कि मक्का, धान, इन सब की खेती के लिए पानी बहुत बड़े अमाउंट में चाहिए होता है, जो कि चूँकि उस समय जून से सितंबर तक इंडिया में रेनी सीज़न होता है, कुछ जगह पर, तो मोस्टली जगहों पर रेनी सीज़न ही होता है, तो उस समय खरीफ क्रॉप्स की खेती की जाती है। और सेकंड होता है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनकी खेती अक्टूबर से लेकर मार्च तक की जाती है, यानी कि अक्टूबर नवंबर से जब खरीफ की क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग हो जाती है, उसके बाद रबी के क्रॉप्स की उगाई शुरू होती है। जैसे गेहूं की खेती, सरसों की खेती, दलहन की खेती, तिलहन की खेती, ये सब रबी क्रॉप्स में ही आता है। रबी क्रॉप्स की खेती जो होती है वो विंटर सीजन में किया जाता है, क्योंकि इन फसलों को जल की भारी मात्रा की ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मल वाटर अमाउंट में भी वो अच्छे से ग्रोथ कर जाते हैं। ठीक है, आपको पता चल गया खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स में अंतर। खरीफ क्रॉप्स जून से सितंबर तक टाइमिंग होता है, रबी क्रॉप्स का अक्टूबर से मार्च तक का टाइमिंग होता है। खरीफ क्रॉप्स में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और खरीफ क्रॉप्स में, रबी क्रॉप्स में उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। खरीफ क्रॉप्स के एग्जांपल्स पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा हैं। और रबी क्रॉप्स के क्या क्या हैं? वीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड एंड लिनसीड है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस के फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था कि क्रॉप क्या है, उसका प्रोडक्शन कैसे करते हैं और मैनेजमेंट। हम इसके प्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। पहले हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ क्रॉप। दो तरह के क्रॉप्स होते हैं, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स जून से लेकर सितंबर तक उसकी खेती की जाती है, जैसे धान, मकई इत्यादि। और रबी क्रॉप्स जिसकी खेती अक्टूबर से मार्च तक की जाती है, जिसमें कि दलहन की खेती आती है, वीट आता है, चने वगैरह की खेती आती है। अब हम इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट में बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जो क्रॉप के
खेती करने के, फसल के जो बेसिक प्रैक्टिस हैं, यानी कि जो मुख्य प्रैक्टिस है जिसे हमें करना ही होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ऑल द एक्टिविटी विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप आर कॉल्ड एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। वो सारे प्रैक्टिस जो कि हमें क्रॉप के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, वो क्रॉप के प्रोडक्शन के बारे में जानकारी देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कहलाते हैं, जो कि इस तरीके से हैं। जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले सॉइल की प्रिपरेशन की जाती है। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट task in agriculture is to turn the soil and loosen it. It allow the root to penetrate deep into the soil. The loose soil allows the root to breathe easily even when they go deep into the soil. इसका मतलब है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सबसे मुख्य काम होता है मिट्टी को बनाना। इसमें क्या होता है कि मिट्टी को उलट पुलट किया जाता है थ्रो द ट्रैक्टर या फिर हो। पहले के समय में हल चलाया जाता था खेत में, जिससे कि मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती थी, टर्न और लूज़ हो जाती थी, जिससे कि जब हम उसमें फसल बोते थे, किसान फसल बोते थे, तो क्या होता था कि मिट्टी लूज़ होने के कारण अच्छे से ज़मीन में डीप हो पाती थी, और दूसरा सांस जो बैक्टीरियाज वगैरह होते थे सांस ले पाते थे अच्छे से, और वो क्रॉप्स के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करते थे। सॉइल इज प्रिपरेशन इन्वॉल्व 3 स्टेप। सॉइल प्रिपरेशन में 3 स्टेप्स होते हैं। प्लॉगिंग, खेत की जुताई, लेवलिंग एंड मैन्यूरिंग। खेत की जुताई करना, उसे लेवल में लाना, और फिर मैन्यूअर्स वगैरह डालना, यानी खाद पानी डालना। प्लॉगिंग इज द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ओवर द सॉइल। इट इज़ नोन एज टिलिंग। प्लॉगिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा मिट्टी को ऊपर नीचे किया जाता है, मिट्टी को ढीला किया जाता है, इसे टिलिंग कहते हैं। द सॉइल इज टिल्ड विद अ प्लग ड्रॉन बाय द बुलॉक और ड्राइवन बाय द ट्रैक्टर। मिट्टी की जो टिलिंग की प्रोसेस है वो या तो ट्रैक्टर के द्वारा या फिर बुलॉक के द्वारा, बैलगाड़ी के द्वारा की जाती है। द प्लॉग मे बी मेड ऑफ वुड और आयरन। जो प्लॉग होते थे यानी कि हल, वो लकड़ी या फिर आयरन के, लोहे के बने होते हैं। द मेन इम्प्लीमेंट यूज फॉर प्लॉगिंग और टिलिंग द सॉइल आर प्लॉग, हो और कल्टीवेटर। ये सब इसके मेन इम्प्लीमेंट हैं। प्लॉग यानी हल, इट हैज़ अ ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड द प्लॉग शेयर। इसमें एक तिरकोना स्ट्रिप होता है जिसे प्लॉग शेयर कहते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। इट इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ द लॉन्ग वुडन लॉग एंड द प्लॉग स्टफ। जो प्लॉग स्टफ होता है उसके साथ ये एक एंड में जुड़ा हुआ होता है प्लॉग शेफ्ट के साथ। द other end of प्लॉग शेफ्ट इज अटैच्ड टू द वुडन बीम। और दूसरा एक जो उसका छोर होता है वो वुडन बीम से जुड़ा हुआ होता है। फॉर टिलिंग द सॉयल द बीम इज प्लेस्ड ऑन द नेक ऑफ 2 बुलॉक और कैमल और हॉर्स। टिलिंग की प्रोसेस के लिए ये जो बीम वाला जगह होता है वो बैल या फिर ऊंट या घोड़े जिनसे खेत की जुताई करवानी है उनके गर्दन के पास लगाया जाता है। द प्लॉग इज़ ऑल्सो यूज फॉर मिक्सिंग मैन्योर फर्टिलाइजर इन द सॉयल फॉर रिमूविंग वीड्स फ्रॉम इट। और प्लॉग और भी किसी काम में आते हैं, जैसे कि मिट्टी में मैन्योर फर्टिलाइजर्स को मिलाने के काम में आते हैं। वीड्स जो खरपतवार होते हैं उन्हें अलग करने के भी काम में आते हैं, खेत से रिमूव करने के भी काम में आते हैं। द प्लॉग हैज़ बीन यूज सिंस एंशिएंट टाइम। प्लॉग जो है वो पहले के समय में यूज़ किया जाता था। द इंडिजिनस एंशिएंट प्लॉग हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय मॉडर्न आयरन प्लॉग।
तो पहले जो लकड़ी का प्लॉग यूज़ किया जाता था उस जगह पे अब लोहे का प्लॉग यूज़ किया जाता है, जैसा कि आप पिक्चर देख रहे हैं।